Hello everyone. Today we are going to start with the fourth session of Index and Reports. The first report is Changing Wealth of Nation report. It is released by the World Bank. Reports track wealth of the 146 nation. So यहाँ पे हम सिर्फ क्या देख रहे हैं हम कि जो wealth of nation है वो कैसे change हो रही है and while the total wealth has increased everywhere, albeit with the widening gap between the nations per capita wealth has not. तो यहाँ पर एक इनइक्वालिटी जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है उसके रिगार्डिंग बताया गया है. बस आपको इसमें याद रखना है चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशन रिपोर्ट इज गिवन और रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक. नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ऑन रेमिटेंसेस. इट इज रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक. अगेन जब भी आपको रेमिटेंसेस से रिलेटेड कोई यहाँ पे रिपोर्ट आती है तो आपने प्राइमरीली ये सोचना है कि वर्ल्ड बैंक ही इसको रिलीज करता है रेमिटेंसेस को लेकर. ठीक है. सो यहाँ पे रेमिटेंसेस क्या होते हैं? जब हमारे लोग जो इंडियंस बाहर गए हैं, जो फॉरेन कंट्रीज के अंदर वहाँ पे रह रहे हैं और वहाँ पर हर महीने या मंथली हाफ ईयरली वहाँ से कुछ पैसा अपने घर पर वापस भेजते हैं. सो दैट इज नोन एज रेमिटेंसेस. सो जो मिडिल जो इनकम कंट्रीज हैं जिसमें इंडिया भी आता है उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ा एक रिसोर्स होता है ताकि क्योंकि उनके लिए जो फॉरेन से मनी आनी है वो डॉलर की फॉर्म में आएगी और डॉलर या इंटरनेशनल जो हमारे पास मॉनेटरी फॉर्म्स रहती हैं, डॉलर्स हो गया, स्टर्लिंग पाउंड है, येन है, रेनमिनबी यानी कि युआन जो चाइनीज करेंसी है, तो उस फॉर्म में जब यहाँ पर वापस आता है पैसा तो इससे हमारा जो फॉरेन जो रिजर्व है वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं. सो इसी तरह से जो इंडिया के अंदर रेमिटेंसेस हैं वो 2021 के अंदर 2020 में डिक्लाइन हुए थे और द रेमिटेंसेस आउटफ्लो फ्रॉम इंडिया इन 2020 वाज नियरली $7 बिलियन. तो यहाँ से भी लोग जो कंपनीज हैं यहाँ पर वर्क कर रही हैं वो भी यहाँ से अपने पेरेंट होम को वापस पैसा भेजती हैं. सो सिर्फ आपको याद रखना है अगेन इसके अंदर व्हाट इज रेमिटेंसेस एंड द रिपोर्ट रिगार्डिंग द रेमिटेंसेस इज रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक. Next is the Groundswell report. Groundswell report is presented by the World Bank again, and in this the future of climate migration के बाद में climate migration से regarding जो future है वो कैसा होगा इसके ऊपर यहाँ पे ज़्यादा फोकस किया गया है. And according to that इसके जो second session आया है इस रिपोर्ट का, जो first session था, the first report was focused on the three regions. एक तो सब सहारन अफ्रीका, साउथ एशिया एंड लैटिन अमेरिका, उनके ऊपर ये फोकस थी. जो सेकंड हमारे पास एडिशन है इट इज फोकस्ड ऑन द मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, ईस्ट एशिया एंड द पैसिफिक एंड ईस्टर्न यूरोप एंड सेंट्रल एशिया. सो यू नीड टू रिमेंबर दैट it is that report which is related to the future climatic migration. उसके पैटर्न्स को जानना कैसे होगी वो माइग्रेशन, क्योंकि आजकल क्लाइमेटिक पॉसिबिलिटीज या क्लाइमेट जो रिलेटेड एक एक्टिविटीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा एनहांस्ड इंक्रीज हो गई हैं और इसी वजह से पॉसिबिलिटीज भी जनरेट होने लगे हैं कि लोग एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेशन करने लगे. ठीक है. तो इसीलिए हमें ये ज़्यादा याद नहीं रखना है, हालांकि ऑल्दो इट इज रिटन इन द येलो मार्क और द स्पेशल इंक में इसको मार्क किया गया, लेकिन आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है. यू नीड टू रिमेंबर दैट ग्राउंडस्वेल रिपोर्ट इज related to the environment related situations and it is released by the World Bank. It was the second edition of this report. Next is the State of Cities Climate Finance Report, recently released by the Cities Climate Finance Leadership Alliance and the World Bank. So, in alliance with the World Bank, इस जो ऑर्गेनाइजेशन ने जो कि सिटी क्लाइमेट फाइनेंस रिपोर्ट ही है उस अलायंस ने इसको भी रिलीज किया है और इसके अंदर इट्स अ ओनली मल्टी लेवल एंड मल्टी स्टेक होल्डर कोलिशन एम्ड एट क्लोजिंग द investment gap for the urban sub-national climate projects and the infrastructure worldwide. So climate से related जो हमारे पास projects हैं उनसे related जो financial activities रहती हैं उसके regarding ये report दी जाती है. बस आपने इसमें याद रखना है that this report is released by the City Climate Finance Alliance and the World Bank. Next is the Glacier of the Himalaya report. जो ग्लेशियर ऑफ हिमालय रिपोर्ट्स हैं, जैसे अगर हम इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो ये जो एरिया है हमारे पास यहाँ से ये हमारे पास यहाँ हिमालयन रेंजेस हैं. उन हिमालयन रेंजेस के अंदर जो ग्लेशियर्स हैं वो रिट्रीट हो रहे हैं यानी कि वो पिघल रहे हैं. तो उसके बेस पर ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक ने रिलीज की है. ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है कि हिमालयन रीजन में ग्लेशियर्स के मेल्टिंग से रिलेटेड कौन सी रिपोर्ट जो है अभी वर्ल्ड बैंक ने रिलीज की है, तो आपको वहां पे ये चीज पूछ सकता है. और अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट जो ईस्ट में है, जो हमारे पास यहाँ पर
वेस्ट में यानी कि इस तरफ वाले जो ग्लेशियर्स हैं वो काफी जल्दी यू कैन से ग्लेशियर इज एस्टिमेटेड टू बी 0.3 मीटर पर ईयर, यानी कि यहाँ पर 0.3 मीटर पर ईयर के हिसाब से यहाँ पे रिट्रीट हो रहे हैं इन द वेस्ट एंड टू दी 1.0 मीटर पर ईयर इन द ईस्ट। तो हमारे पास जो ईस्ट के अंदर यानी कि ईस्टर्न साइड में अगर आप ईस्ट की तरफ चलते रहेंगे जहाँ पर असम, मेघालय या असम और देन अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया, वहां पर ज्यादा जल्दी रिट्रीट हो रहे हैं, और जबकि वेस्टर्न साइड में इनकी रिट्रीटिंग यानी कि पिघलने की जो एक यहाँ पर रेट है वो काफी कम है। ठीक है, नेक्स्ट इज द लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। एक तो आपको याद रखना है कि इसे हर 2 साल बाद रिलीज किया जाता है, और हमारे पास ये वर्ल्ड बैंक ही इसको रिलीज करता है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस क्या चेक करता है कि यहाँ पर 6 पैरामीटर्स चेक किए जाते हैं। एक ही याद रखना पड़ेगा क्योंकि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, इसलिए काफी मेन है। इसमें देखिए यहाँ पे एफिशिएंसी ऑफ द क्लियरेंस प्रोसेसेस, कि जब भी कभी हमें किसी एक जगह से दूसरी कंट्री से कोई सामान आ रहा है तो यहाँ पे कितनी जल्दी वो क्लियर कर दिया जाता है बाय द कस्टम अथॉरिटीज। द क्वालिटी ऑफ ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पे इंफ्रा कैसा है हमारे यहाँ पे। ईज ऑफ अरेंजिंग द कम्पिटिटिवली प्राइस शिपमेंट्स, सो यहाँ पे शिपमेंट्स क्या कम्पिटिटिव प्राइस पे अवेलेबल है या नहीं है, या सिर्फ 1-2 ही शिपमेंट कंपनी है, तो वो चीज चेक करता है। कंपिटेंस एंड द क्वालिटी ऑफ लॉजिस्टिक सर्विसेज, एबिलिटी टू ट्रैक एंड ट्रेस कंसाइनमेंट्स, टाइमलीनेस ऑफ द शिपमेंट इन रीचिंग द डेस्टिनेशन, तो कितने टाइम पर वो जो शिपमेंट्स हैं वो टाइम से पहुंच जाती हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। सो इन पैरामीटर्स, इन 6 पैरामीटर्स के ऊपर ये चेक करता है और तब दिया जाता है हमारे पास एलपीआई। अभी क्या होता है कि the logistic LPA is reported by the World Bank every 2 years with the latest being published in the 2018 as of 2022। अभी तक इसकी जो है लास्ट रिपोर्ट हमारे पास जो आई थी that was there in 2018। तो अकॉर्डिंग टू दैट इंडिया का जो रैंक है वो 44th है। हालांकि हम 2022 में है, बट इसकी जो लास्ट रिपोर्ट आई थी वो 2018 में आई थी। सो 2018 की जो रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली ही हमारा रैंक अभी 44th है। ठीक है, सो इसमें 6 पैरामीटर्स को चेक किया जाता है गिवन बाय द वर्ल्ड बैंक, हर 2 साल में दी जाती है। इसी तरह से ये रिपोर्ट आपके पास बहुत मेन रही है, दैट इज द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कि वर्ल्ड बैंक इसके अंदर ये चेक करता है कि किसी भी कंट्री के अंदर कितना ज्यादा इजी है वहां पर बिजनेस करना या कितना मुश्किल है अकॉर्डिंग टू दी रूल्स, रेगुलेशन, नॉर्म्स। सो वहाँ के जो गवर्नमेंट है वो कितनी फैसिलिटेटिव है, कितनी नहीं है, या कितनी रिस्ट्रिक्टिव है। सो इस रिपोर्ट के अंदर ये सारे पैरामीटर्स चेक किए जाते थे। लेकिन अभी इशू ये हुआ है कि वर्ल्ड बैंक ने इस रिपोर्ट को आगे फर्दर रिलीज करने से मना कर दिया है। उसके पीछे रीजन ये बताया जा रहा है यहाँ पर कि 2018 में, 16 में और बल्कि 2020 में भी कुछ ऐसी वर्ल्ड बैंक के ऑफिशियल्स ने इरेगुलरिटीज को फाइंड आउट किया था कि इनके जो ऑफिशियल हैं जो रिपोर्ट बना रहे हैं उनके ऊपर किसी तरह का प्रेशर दिया जाता था बाय द डिफरेंट एजेंसीज कि आप किसी पर्टिकुलर नेशन की जो रिपोर्ट है, उसका इंडेक्स है, उसका नंबर है, उसकी रैंकिंग है, उसको इंप्रूव करो। सो दैट इज वाई जब वर्ल्ड बैंक ने इस तरह की इरेगुलरिटीज को, करप्शन को, या कह सकते हो कि जब इरेगुलरिटीज को यहाँ पे जब फाइंड आउट कर लिया, पकड़ लिया उसको, तब से उसके बाद इस रिपोर्ट को उन्होंने डिसकंटिन्यू करने का डिसीजन ले लिया है। सो फर्स्ट टाइम ये जो रिपोर्ट थी इसे लॉन्च किया गया था 2002 में और इसे जो है डिसकंटिन्यू कर दिया। ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बहुत ही फेमस रिपोर्ट थी, दैट इज द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। It provided the objective measure of business regulations and enforcement across the 191 economies and ये रैंकिंग सिस्टम था इसके अंदर। और अगर आप रिसेंट जो हम देखते हैं इंडिया कहाँ, तो 2014 में जब यानी कि बीजेपी गवर्नमेंट इंडिया में आई थी उस टाइम पर यहाँ पर 142nd रैंक था, लेकिन गवर्नमेंट्स के इतने एफर्ट्स हो जाने के बाद इस टाइम पर वर्ल्ड में इसकी पोजीशन जो है 63rd पोजीशन थी। बट अभी क्योंकि जैसे मैंने आपको बता दिया कि इश्यूज जो इसके साथ रहे हैं इरेगुलरिटीज के, उसकी वजह से इसके डिसकंटिन्यू कर दिया गया। नेक्स्ट इज माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ। इट इज रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक अगेन एंड अकॉर्डिंग टू दिस द इंडिया वाज द लार्जेस्ट रेसिपिएंट। यहाँ पर जो हमारे पास माइग्रेशन को लेके, क्योंकि माइग्रेशन हुई है तो अकॉर्डिंगली जो रेमिटेंसेस है वो लेकर आएंगे, उसके अकॉर्डिंगली क्या है, इंडिया वाज द लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ द रेमिटेंसेस एंड इन 2020 India has been the largest remittance recipient since 2008।
सो हमने सबसे ज्यादा जो रेमिटेंसेस हैं वो सबसे ज्यादा गार्नर 2020 में हमने ही की है। रेमिटेंसेस वही मनी है जो हमारे लोग बाहर गए हैं और बाहर से यानी कि फॉरेन कंट्री से इंडिया के अंदर वापस यहाँ पर हर महीने या 3 महीने बाद, 6 महीने बाद या पर ईयरली वो यहाँ पर सेंड करते हैं। दैट इज द रेमिटेंसेस। सो इंडिया को जो फॉलो करने वाले, इंडिया यहाँ पे टॉपर रहा है यानी कि रैंक 1 रहा है इंडिया का रेमिटेंसेस रिसीव करने में। सेकंड नंबर पे चाइना एंड मैक्सिको। सो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट जो माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ है, ये वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंगली ये डेटा शो करता है। और यहाँ पे जो आउटफ्लो हुआ है रेमिटेंसेस का आउटफ्लो वाज मैक्सिमम फ्रॉम दी, किस कंट्री से सबसे ज्यादा आउटफ्लो रहा है, कहां से रेमिटेंसेस सबसे ज्यादा बाहर गए हैं, दैट इज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और उसके बाद यूएई एटसेट्रा। तो आपको सिर्फ याद रखना है दैट इंडिया का जो रैंक है वो नंबर 1 है एंड सेकंड रैंक इज ऑफ चाइना, और जबकि सबसे ज्यादा आउटफ्लो रेमिटेंसेस का किस कंट्री से हुआ है, दैट इज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। The World Migration Report, it is released by the IOM यानी कि United Nations International Organization for Migration। ये हर 2 साल में ये रिपोर्ट देते हैं वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट को, और इसके अलावा ऐसा जिसमें और कुछ नहीं है। यहाँ पर एशिया रिपोर्टेड द लार्जेस्ट डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द डिजास्टर्स। डिजास्टर्स को लेके अगर पूरे वर्ल्ड में जो कॉन्टिनेंट अगर हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो डिस्प्लेसमेंट्स हुई हैं वो एशियन हमारे पास कॉन्टिनेंट के अंदर ही देखने को मिलती है। यहाँ पर इस रिपोर्ट में एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि जो फिलीपींस है सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट एब्सोल्यूट नंबर ऑफ द न्यू डिजास्टर डिस्प्लेसमेंट है वो 2020 में वो फिलीपींस ने देखा है। यानी कि डिजास्टर्स, कई बार वहां पे साइक्लोन आ गए, कई बार फ्लड्स आ गई, कई बार थंडरस्टॉर्म्स वहां पर रहे, तो इसी वजह से वहां पर फिलीपींस के अंदर सबसे ज्यादा हमें इस तरह की डिस्प्लेसमेंट देखने को मिली है। द टॉप नेक्स्ट इसमें चलते हैं ना माइग्रेशन इन इंडिया। अगर हम माइग्रेशन को चेक करते हैं यहाँ पर, माइग्रेशन को चेक करने के लिए द रीजन वाइज द मोस्ट प्रेवलेंट स्ट्रीम ऑफ माइग्रेशन इज रूरल टू रूरल। आपने सबसे पहले तो यहाँ पे देखना है कि हमारे यहाँ पे माइग्रेशन, ये क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पे कि इंडिया में आपको पता होना चाहिए कि माइग्रेशन कहाँ से कहाँ होती है, जो इंटरनल माइग्रेशन है हमारी, क्योंकि गांव से जो लोग हैं वो शहरों में, या गांव से जो लोग हैं उनकी ड्यू टू द मैरिज फैक्टर वो दूसरे गांव में शिफ्ट हो जाते हैं, या कुछ और रीजन भी हो सकते हैं। तो लेकिन या वो वर्क, जैसे जो हमारे पास लेबर क्लास है वो एक गांव से दूसरे गांव में लेबर के लिए चली जाती है। तो इसीलिए जो यहाँ पर रूरल टू रूरल माइग्रेशन है दैट इज 62% इन इंडिया, जो सबसे ज्यादा है 62%। और रूरल टू अर्बन, जो गांव से शहर में आए हैं अपनी जॉब के एक अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करते हुए, वो उनके 20% है। अर्बन टू अर्बन 13% एंड अर्बन टू रूरल दैट इज 5%। सो यहाँ पे जो टाइप ऑफ मूवमेंट अगर कोई आपसे पूछता है सबसे ज्यादा कौन सी है, एक तो आपने याद रखनी है रूरल टू रूरल सबसे ज्यादा है, रूरल टू अर्बन सेकंड नंबर पे है, अर्बन टू अर्बन थर्ड नंबर पे, और अर्बन टू रूरल यानी कि जो लोग रिटायर हो गए हैं, जिनको अब यहाँ पर सफोकेटिव लगता है या यहाँ का जो अर्बन एरियाज में हेल्दी एटमॉस्फेयर उनको नहीं लगता, सो वो लोग यहाँ प्रेफर करते हैं कि वो यहाँ से शिफ्ट हो जाए। ठीक है, सो इसीलिए सबसे 20 नंबर उनका है जो अर्बन टू रूरल जाते हैं, फार्म हाउस बनाने वगैरह। ठीक है, टाइप्स ऑफ मूवमेंट अगर आप देखते हो यहाँ पे, अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो इंट्रा डिस्ट्रिक्ट, एक ही डिस्ट्रिक्ट में ज्यादातर पाए गए हैं, सेकंड नंबर पे इंटर डिस्ट्रिक्ट एंड थर्ड नंबर पे है इंटर स्टेट। तो अगर कोई आपसे स्टेट वाइज या रीजन वाइज पूछता है तो आप कहेंगे इंट्रा स्टेट और द इंट्रा डिस्ट्रिक्ट, इंटर डिस्ट्रिक्ट एंड द इंटर स्टेट। तो आप इसमें याद रखिएगा। तो माइग्रेशन के पैटर्न हमने देखे हैं अभी। इसके बाद एक रिपोर्ट है जो कि नॉर्वेन एजेंसी है, नॉर्वे की एजेंसी है जिसका नाम यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट भी है। ये नॉर्वे की जो रिफ्यूजी काउंसिल इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर है उसने रिलीज किया सिंपली। तो ग्रिड रिपोर्ट किससे रिलेटेड है, ये हमारे पास जो ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट, तो ग्रिड रिपोर्ट पूछ लेगा सिंपली, तो आपने कहना है कि माइग्रेशन से रिलेटेड है और इसको नॉर्वे की एजेंसी रिलीज करती है। नेक्स्ट वन इज रिलेटेड टू द एजुकेशन। एजुकेशन का जब भी नाम आएगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम यूनेस्को वहां पे जरूर आपको मिलेगा। सो एजुकेशन फाइनेंस वॉच जो कि रिपोर्ट इज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट बिटवीन द वर्ल्ड बैंक एंड यूनेस्को, और इसको हम बोलते हैं जेम यानी कि यूनेस्कोस ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट। सो एक कोलैबोरेटिव है ये रिपोर्ट, किस किस की, यूनेस्को की जो जेम रिपोर्ट आती है उसका एंड साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक का। तो इन दोनों ने मिलकर एजुकेशन फाइनेंस वॉच रिपोर्ट अभी रिलीज की है। इतना एनफ है इसके अंदर। नेक्स्ट इज ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, जो है जैसे मैंने आपको बताया था कि ये वाली जो रिपोर्ट है जेम रिपोर्ट क्या है, उसको रिलीज करता है यूनेस्को।
वो वाली जो है हमारे पास एजुकेशन फाइनेंस वॉच, उसको यूनेस्को और वर्ल्ड बैंक ने रिलीज किया है। जबकि अगर जेम रिपोर्ट की बात की जाएगी यानी ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग, वो रिलीज की है बाय द यूनेस्को। इट इज एन एनुअल रिपोर्ट पब्लिश बाय द यूनेस्को सिंपली। और यहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड जो जितने भी मूवमेंट हैं, जितनी कोशिश एफर्ट्स किए जा रहे हैं, उसको ये मेजर करता है और अकॉर्डिंगली ये अपनी रिपोर्ट यहाँ पे प्रेजेंट करता है। और ये इसका एक SDG 4 यानी कि SDG 4 से रिलेटेड इसका टारगेट है। SDG 4 क्या है? ये एजुकेशन से रिलेटेड बस सिंपली टारगेट है। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मिशन 2070, क्योंकि हम इंडिया ने प्लेज किया है कि हम कार्बन न्यूट्रल स्टेज तक पहुंच जाएंगे बाय द 2070। व्हाट इज कार्बन न्यूट्रल स्टेज? कार्बन न्यूट्रल स्टेज होती है कि जब हम यहाँ से कार्बन रिलीज करेंगे, जो भी हमारे व्हीकल्स, जो भी हमारे फॉसिल फ्यूल से या बर्निंग ऑफ फ्यूल, उससे जो भी कार्बन डेवलप होंगे, जब वो एटमॉस्फेयर में जाएंगे, तब हम अगर 100% या 100 पार्टिकल्स आपने रिलीज किया एटमॉस्फेयर में, तो आप 100 पार्टिकल्स को आप कैच भी कर लोगे। सो इसका मतलब है जितने पार्टिकल्स आपने रिलीज किए उतने एटमॉस्फेयर से उतने पार्टिकल्स को आपने दोबारा से कैच भी कर लिया है। सो अकॉर्डिंगली इट इज नोन एज द स्टेज ऑफ द कार्बन न्यूट्रलिटी। सो ये स्टेज हमने कब फाइंड या कब अचीव करनी है? मिशन 2070 इज अ ग्रीन न्यू डील फॉर नेट जीरो इंडिया रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट है एक्चुअली मिशन 2070 अ ग्रीन न्यू डील फॉर अ नेट जीरो इंडिया रिपोर्ट। सो इसे हमें जो है ना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अभी रिलीज किया है इन द कोलैबोरेशन विद द केर्नी एंड द ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। और इसके अंदर बताया गया था इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिटर इन द वर्ल्ड बिहाइंड द यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना। सो सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स हैं और चाइना, फिर उसके बाद इंडिया का नंबर आता है जो कि ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन सबसे ज्यादा करने वाले हैं। और यहाँ पर 5 सेक्टर्स को भी इसने फाइंड आउट किया है कि जो सबसे ज्यादा बड़े एमिटर हैं वो कौन से हैं। दैट इज द एनर्जी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग। सो दीज आर आल्सो द मेजर कंट्रीब्यूटर। ये हमें याद रखने की जरूरत नहीं है सच, बट ये याद रखना है कि दैट अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट इंडिया इज नंबर 3 कार्बन और यू कैन से GHG एमिटर, ग्रीन हाउस गैस एमिटर। नेक्स्ट इज द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021। इट इज रिलीज्ड बाय द UNCTAD, दैट इज द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये काफी सारी रिपोर्ट यहाँ पे रिलीज करती हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट इंडिया 5th ऐसी सबसे लार्जेस्ट कंट्री है जिसमें सबसे ज्यादा FDI अभी रिसीव किया गया है। व्हाट इज FDI? दिस इज नोन एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि जब फॉरेन से आने वाला पैसा या तो हमारे यहाँ पे जो परमानेंट जो यहाँ पर परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है या तो उसमें उसको इन्वेस्ट किया जाए। कोई भी फॉरेन से आया पर्सन अगर यहाँ पर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, अगर उसमें वो पैसा लगा देता है, दैट इज FDI। या अगर आप फॉरेन से आए हो और किसी कंपनी के यहाँ पर 10% से ज्यादा स्टेक्स या शेयर्स को बाय कर रहे हो, देन इट इज आल्सो अमाउंट टू FDI अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेफिनेशन। सो इसीलिए आपको याद रखना है कि अभी जो ये लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, अकॉर्डिंग टू दैट इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ द FDI इन द वर्ल्ड ड्यूरिंग द COVID-19 पेंडेमिक। अगेन UNCTAD की एक रिपोर्ट है, दैट इज ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। जो लास्ट रिपोर्ट थी दैट वाज द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, और ये है ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। इट इज आल्सो रिलीज्ड बाय द UNCTAD एंड इसके अकॉर्डिंगली इंडिया में काफी ज्यादा अभी जो इकोनॉमी है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, कम हो रही है। नेक्स्ट इज द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022। दिस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड एनुअली बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसकी भी रिपोर्ट्स आपको याद रखनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट होती है इसकी रिपोर्ट्स। अभी जैसे आपने कभी वर्ल्ड बैंक की, UNCTAD की, यूनेस्को की, इसी तरह से WEF की, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। It is based on the global risk perception survey and it highlights key risk emanating across the 5 categories. तो आपने याद रखने की जरूरत नहीं है सच, बट आपको याद रखना चाहिए ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड गिवन रिलीज बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अगर यहाँ पे देखता है कि टॉप 5 ग्लोबल रिस्क कौन से हैं ऑन द क्लाइमेट एक्शन, यहाँ पे आर द क्लाइमेट एक्शन फेलियर, एक तो ये है। एक्सट्रीम वेदर आजकल बढ़ता जा रहा है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस है, सोशल कोहेजन इरोजन, आपस में लोग एक दूसरे के साथ बैठकर, यानी कि सोशल कोहेजन था, पहले एक तरह की बॉन्डिंग थी लोगों के, वो धीरे धीरे इरोड हो रही है, कम होती जा रही है। एंड इसी तरह से लाइवलीहुड क्राइसिस, लोगों के पास अब अपनी अर्निंग कम होती जा रही है उनकी, और उनके सामने लाइवलीहुड क्राइसिस धीरे धीरे बढ़ने लगा है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ से रिलेटेड रिस्क क्या है?
फ्रैक्चर ऑफ द इंटर स्टेट रिलेशन, यहाँ पे आपस में जो स्टेट्स हैं वो एक दूसरे के साथ अब पहले जैसी बात नहीं रही है। डेट क्राइसिस इन द लार्ज इकोनॉमीज, इसी तरह से वाइड स्प्रेड यूथ डिसइल्यूजनमेंट, फेलियर ऑफ द टेक्नोलॉजी governance and the digital inequality. So these are the 5 risks which are related to the India only, specifically यहाँ के लिए हैं, but ये जो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है ये हमारे पास वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। नेक्स्ट इज दी चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, जो ये चेक करता है कि जो क्लाइमेटिक आजकल प्रॉब्लम्स हैं, क्लाइमेटिक चेंजेस हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो चिल्ड्रन हैं उनके एनवायरनमेंट पर क्या फर्क पड़ रहा है, यहाँ पर किस तरह से वो अफेक्ट हो रहे हैं। सो दिस रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय द यूनिसेफ, तो यूनिसेफ इसके अंदर इन्वॉल्व है यहाँ पर। एंड यहाँ पर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक टॉप्स इंडेक्स ऑफ द 163 कंट्रीज। अगर आप यहाँ पे इंडिया का नंबर देखेंगे तो वल्नरेबिलिटी में इंडिया का रैंक जो है दैट इज 26। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि चाइल्ड जो चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है, इट इज इन दिस रिपोर्ट इंडियाज रैंक इज 26 सिंपली, और यूनिसेफ की रिपोर्ट है ये। ग्लोबल रेजिलियंस इंडेक्स इनिशिएटिव, दैट इज GRIIA, that is it was launched during the COP26 by the 10 global organizations। तो आप इसके अंदर याद रखेंगे that GRIIA रिपोर्ट जो है इसको यहाँ पर COP26 में, इसको अभी जो COP26 हुई थी, it was organized in the Glasgow, so लेटेस्ट तो ये थी, और इसके अंदर यहाँ पे 10 ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस ने इसको मिलकर यहाँ पे रिलीज किया था। It will provide a globally consistent model for the assessment of the resilience across all sectors and the geographies। What is resilience? Resilience का मतलब होता है जब कोई स्ट्रक्चर खराब हो गया, कोई चाहे नेचुरल डिजास्टर की वजह से हो गया, ह्यूमन एक्शंस की वजह से कोई चीज खराब हो गई हो, तो वो दोबारा से कैसे अपनी रियल पोजीशन को दोबारा से गेन करना, दैट इज रेजिलियंस। यानी कि आप जब डिस्टोर्ट हुई पोजीशन से दोबारा अपने आप को रीगेन करते हो, दैट्स रेजिलियंस। सो ग्लोबल रेजिलियंस इंडेक्स इनिशिएटिव इससे रिलेटेड है। Next is the global survey on the digital and sustainable trade facilitation. It is conducted every 2 years by the UNSC। ठीक है, सो ये आपको ना सिर्फ सिंपली रिपोर्ट्स के नाम लिखने हैं और उसके सामने आपको वहां पे जितना आपको येलो के अंदर मार्किंग की गई है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो इन दिस रिपोर्ट इट इज रिलीज बाय द UNSC, एंड इसके अंदर जो 58 ट्रेड फैसिलिटेशन मेजर्स को चेक किया जाता है, क्योंकि ये ट्रेड फैसिलिटेशन से रिलेटेड है। Although it is not that much important, लेकिन फिर भी as far as report is concerned, तो आप सिंपली किसने दी है और रिपोर्ट का नाम क्या है, इतना इनफ है। Goods Trade Barometer, it is released by the WTO, World Trade Organization, और बस सिंपली इतना इनफ है इसके अंदर। गुड ट्रेड बैरोमीटर, जो बैरोमीटर का मतलब क्या होता है, किसी चीज को मेजर करने के लिए बैरोमीटर, ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ मेजरिंग स्केल, ठीक है, बैरोमीटर उसको यूज करते हैं। ऑल्दो ये हमारे पास जो क्लाइमेटोलॉजी है उसके अंदर यूज किया जाता है बैरोमीटर, तो ट्रेड को बैरोमीटर यानी कि ट्रेड कितना एनहांस हुआ है, डिक्रीज हुआ है, उसको चेक करने के लिए दिस इज द ट्रेड बैरोमीटर। द ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स, तो ग्लोबली इस टाइप पर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कितने रिस्क इन्वॉल्व हैं, इट इज shown in the US based property consultant Cushman and Wakefield। So इसके अंदर बताया गया कि जो इंडिया has overtaken the United States to become the second most sought after manufacturing destination globally, और China remains at the number 1 position। So हम यहाँ पे देख रहे हैं कि चाइना, हमने यूएसए को रिप्लेस कर दिया है, और अब अगर हम मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो रिस्क इंडेक्स है इसके अंदर हमने, या इसका टॉप यहाँ पे है दैट इज चाइना, और इंडिया ने अभी रिसेंटली यूएसए को इसके अंदर रिप्लेस किया है। द लास्ट रिपोर्ट इज द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको जो है WIPO यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इनोवेशन से रिलेटेड है, सो डेफिनेटली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ये, सो इसीलिए WIPO इसको रिलीज करती है। लेकिन साथ ही साथ जो इसको रिलीज करते हैं in partnership with the Portland Institute has released the Global Innovation Index 2021। So India has climbed the 2 spots and has been ranked 46। तो इंडिया ने अभी इसके अंदर जो रैंक अचीव किया दैट इज 46, और हम काफी टाइम से देख रहे हैं कि धीरे धीरे इंडिया का रैंक अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है यहाँ पर, और जबकि GII यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अंदर रैंक जो हमारा रहा है 131 कंट्रीज के अंदर, इसके अंदर 80 इंडिकेटर्स को चेक किया जाता है हालांकि। तो आपने सिर्फ इसमें याद रखना है दैट वर्ल्ड ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय द WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन,
और इसके अंदर हमारा जो रैंक है दैट इज 46 और कंटिन्यूसली अब आजकल हम इसके अंदर इम्प्रूव करते जा रहे हैं। सो दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन एंड in the upcoming session we will start with the another set of reports and indices. आप प्लीज़ इसमें जो येलो मार्किंग है उसके अंदर आप नोट्स इसके बना लीजिए एंड इसके आप सिंपली एक वहाँ पे चार्ट भी बना सकते हैं। एक तरफ आपने रिपोर्ट का नाम लिखा और दूसरी तरफ आपने लिख दिया कि किसने इसको रिलीज़ किया है और सामने ही उसके वहाँ पे रैंक भी उसका आप मेंशन कर सकते हो। सो इस तरह से हमारे पास एक ही पेज पर काफ़ी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। सो दिस इज एनफ फॉर दिस सेशन। थैंक यू सो मच।